अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अवर 22 लेक्चर। 21 लेक्चर हो चुके हैं लास्ट, जिसमें हमने तकरीबन पूरी बेसिक्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कवर कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने फ़ाइल हैंडलिंग देखी थी, उसमें हमने CSV फाइल .txt फाइल बनाना सीखा था। वही सेम पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में अगर आपको फाइल हैंडलिंग का काम करना है। जहाँ हमने लिस्ट लगाई थी वहाँ आप डिक्शनरी के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, और डिक्शनरी से रिलेटेड भी फंक्शन है उसमें, तो आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस करके और इन्हांस कर सकते हैं अपनी स्किल्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, चाहे आप पाइथन करें या अदर लैंग्वेज करें, जो आजकल ट्रेंड में चीज़ें हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ट्रेंड में नहीं, मतलब अब हर कॉन्सेप्ट, कहीं पे भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज का आप इंटरव्यू देने जाएं, आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है यूजुअली। ठीक है, तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब नाम से ही जाहिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब इस प्रोग्रामिंग में हम सारी चीज़ें डिपेंड होंगी हमारी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ही हेल्प से ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट की ही मदद से हम अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे, और उसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह पास करनी हो तो वो करेंगे, लेकिन सारा काम होगा ऑब्जेक्ट की ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे। जो हम चीज़ें इसमें कवर करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पाइथन पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड, व्हाट आर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के चार पार्ट होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। हम वन बाय वन करके चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग using the idea of objects to represent data and methods. It is also an approach used for creating neat and reusable code of a redundant one. अच्छा, बेसिकली जो डेफिनेशन है, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रही है। ये डेफिनेशन है, ये कहना चाह रही है कि इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम क्लासेस बेस भी काम करते हैं, और ये हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, हमें रीयूजेबल कर सकें। मतलब एक क्लास मैंने बना ली और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स मैं किस मल्टीपल कैसे बना सकता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाना है। ठीक है, आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले आप उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो, एक प्लान बनाते हो। यार मेरे घर में 2 फ्लोर होंगे, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे डाइनिंग होगा, यहाँ पे लॉन्च होगा, या गैराज होगा, या वॉशरूम होंगे, या किचन होगा। आप एक पूरा नक्शा डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो वो जो नक्शा है कि इस घर में कितने कमरे होंगे, इस घर में कितने फ्लोर होंगे, इस घर में कितने स्टेयर्स होंगे, कितने किचन होंगे, वो सब कहलाएगा क्लास। उन सब वो सारी वर्किंग हम करेंगे क्लास के अंदर, और उस क्लास का जो आउटपुट हम अचीव करेंगे वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम रियल थिंग को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। मतलब मुझे घर बनाना है तो मैं घर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन घर में घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें रूम होंगे, फ्लोर्स होंगे, टाइल्स, वॉट जो भी किचन होगा, जो चीज़ होंगी वो सब मैं क्लास में डिफाइन करूंगा। उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो मेरा घर होगा। समझ में आ रही? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इसका? अब उस होगा क्या, जब मैंने एक क्लास बना ली, एक घर का आर्किटेक्चर, एक घर में क्या क्या चीज़ होती है उसकी क्लास बना ली, तो उस क्लास से मैं कितने सारे घर बना सकता हूँ। मतलब क्लास तो वही रहेगी, वही चीज़ मैं दूसरे घर में भी यूज़ करूँगा, दूसरे के घर में भी रूम होंगे, फ्लोर होंगे, किचन होंगे, तीसरे घर में भी होंगे, चौथे घर में भी होंगे। नक्शा आगे पीछे हो सकता है, साइज का फर्क हो सकता है, लेकिन चीज़ें तो वही होंगी ना। नंबर ऑफ रूम्स, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ रूम्स हर घर में होते नहीं होते, भाई होते हैं, तो वो तो हर घर में यूज़ कर रहा हूं। मैं चाहूँ उसके जितने घर बना लूँ, जितने घर बनाऊंगा उतना ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे उसके। इसी तरह आप कार की एग्जाम्पल ले लें। अब कार में क्या क्या चीज़ होती हैं, व्हील्स होते हैं, इंजन होती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है, कलर्स होते हैं, एसेसरीज लगा लें। अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक क्लास के अंदर। ठीक है, जो भी चीज़ें कार में यूज़ होती हैं वो सब आ जाएंगी क्लास के अंदर, और उस क्लास से मैं क्या चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं होंडा सिविक बनाना चाह रहा हूँ, तो होंडा सिविक का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से उसके पैरामीटर पास हो जाएंगे।
इसी तरह लैंड क्रूजर बनाना चाह रहा हूँ तो लैंड क्रूजर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके जो रिप्रेजेंट फंक्शन है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर लूँगा उस क्लास में से, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा रिप्रेजेंट कर देगा लैंड क्रूजर को। तो मतलब एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में बना सकता हूँ। यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि टू रिप्रेजेंट डेटा इन मेथड इट इज एन अप्रोच यूज फॉर क्रिएटिंग नीट एंड रीयूजेबल कोड। नीट होता है कोड, मतलब आपने सारी चीजें जो कार्ड से वही की क्लास के अंदर डाल दी, या अगर आगे चल के इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्लासेस में डाल दी, लेकिन उन सब का आउटपुट आपको एक चीज जनरेट करके दे रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप कार की बना रहे हैं तो कार का ऑब्जेक्ट होगा, घर बना रहे हैं तो घर का ऑब्जेक्ट होगा। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से, ठीक है, कि हम उसको जितना चाहें, जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें उसको यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल, हमें बार बार कोड करना नहीं पड़ेगा, हम जस्ट को कॉल कर सकते हैं। और रिडंडेंट वन, रिडंडेंट वन होता है मतलब रिपीटेशन ऑफ द कोड, मतलब एक कोड को मैं बार बार लिखा जा रहा हूँ। मतलब मुझे कार बनानी है, पहले मैंने होंडा सिविक बनाई तो होंडा सिविक के लिए पूरा कोड लिखा, फिर मैं जा रहा हूँ बाद में लैंड क्रूजर बना रहा हूँ तो लैंड क्रूजर के अलग से पूरा कोड लिख रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ कि करोला बनाना है तो करोला के लिए पूरा कोड लिख रहा हूँ अलग से। तो इस चीज़ से मैं बच जाता हूँ। मैंने एक ही कोड लिखा, एक क्लास बना दी कार की। अब उस क्लास से मैं कौन कौन सी कार बनाना चाह रहा हूँ उसका जस्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रीयूज, मतलब उसी क्लास को मैं कॉल करूंगा और बस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दूंगा अपनी कार की कैटेगरी या ब्रांड के हिसाब से। मुझे बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, थोड़ा सा गाइस? जी सर। ओके, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी इट्स अ बॉटम अप अप्रोच है, और जो हमारी अभी नॉर्मल चल रही है वो टॉप टू डाउन है, ठीक है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा प्रोग्राम डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन इसमें डिवाइड होता है फंक्शंस में। नॉर्मल जो हम करते हैं प्रोग्रामिंग वो फंक्शन बेस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट बेस होती है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को शुरू में ही बता रहा था, पब्लिक मेंबर होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और प्रोसीजर में हम लोग यूज नहीं करते एक्सेस मॉडिफायर। इट इज़ मोर सिक्योर, क्योंकि इसमें आपस में रिलेशनशिप भी होता है, इसमें प्रोटेक्शन भी लगी हुई होती है, तो ये मोर सिक्योर है। इट इज़ लेस सिक्योर है। ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रीली विद इन मेंबर फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ उसी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना है और उसके अंदर वो फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। रिलेटेड, फ्रीली विद इन मेंबर्स फंक्शन। मेंबर्स फंक्शन एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है तो वो भी उसके मेंबर फंक्शन ही कहलाएंगे। तो उस क्लास में कोई फंक्शन है या दूसरी क्लास में कोई फंक्शन है, वो आपस में इंटरलिंक है, तो वो विद इन मेंबर्स कहलाएंगे, मतलब हम उसको भी ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन विद इन प्रोग्राम। अब इसमें ये फंक्शन से फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कॉल कर लिया, सिर्फ वो फंक्शन फंक्शन डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बेस पे काम हो रहा है या फंक्शन के बेस पे काम हो रहा है। इट्स सपोर्ट इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें इनहेरिटेंस की फैसिलिटी मिलती है और इसमें हमें इनहेरिटेंस की फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। हम देखेंगे आगे चल के इनहेरिटेंस है क्या, लेकिन उससे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं कि क्लासेस कैसे बनती हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। पहले वो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, देन फिर हम आगे जाएंगे। डिफरेंस दोनों का समझ में आ गया? ये बॉटम अप है, ये टॉप टू बॉटम है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर होता है, इसमें नहीं होते। इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड काम होता है, इसमें फंक्शन बेस्ड काम होता है, ठीक है। इट सपोर्ट इनहेरिटेंस और ये सपोर्ट नहीं करती इनहेरिटेंस। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो तीन चार आप डिफरेंस बता सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज क्लास? अब हम ये पढ़ रहे हैं। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, or you can say it is a blueprint of object defining the common attributes and the behavior। मीन्स जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी ऊपर घर की और कार की, अब वो यही चीज बता रही। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और यू कैन से इट्स अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बेसिकली कहते हैं, अब नक्शे को कह लो एक तरीके से। आप घर बना रहे हो तो एक नक्शा पहले डिजाइन करते हो कि इस घर में क्या क्या होगा, कितना कितना होगा, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, कितने साइज का होगा। तो एक प्लान कह लो, एक नक्शा कह लो, एक ब्लूप्रिंट। सही है, एक ब्लूप्रिंट जैसे नाम से ही जा रहा है यार, आप समझ लो कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर आपने घर का बना लिया, ठीक है। अब
वो चीज़ कहलाएगी मेरी क्लास। अब क्लास में उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल हम कार की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं कॉमन जिसकी बेस पे कार बनती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग क्या क्या चीज़ आ रही है बताएं गाइस। सर सीटिंग कैपेसिटी होती है, गलत है। फिर उसके बाद जो है ना व्हील होते हैं, ये जो है ना टायर, और जो मतलब जो है ना सही है। स्टेयरिंग होता है, कार में जो इसी तरह कॉमन की। एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सिटिंग कैपेसिटी, भाई जो कार बनाने जा रहा हूँ उसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। नंबर ऑफ व्हील्स, इंजन की कैपेसिटी, नंबर ऑफ व्हील्स, इंजन। नंबर ऑफ व्हील्स तो सभी कॉमन है। कलर एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर वेरिएंट कौन कौन से हैं इसके। फीचर्स में आ जाते हैं, पावर स्टीयरिंग है, नॉन पावर स्टीयरिंग है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं ये सब के सब चले आएंगे क्लास के अंदर। अब जैसे क्लास का नाम बनाऊंगा कार, समझिएगा, क्लास का नाम होगा कार, क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट किसका बना रहा हूँ? कार का। ये कार डिजाइन करने जा रहा हूँ मैं। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसके मैं फंक्शन बना दूंगा। अब मैं डेफ लिखूंगा नंबर ऑफ व्हील्स, फिर एक डेफ लिखूंगा इंजन कैपेसिटी, एक डेफ बनाऊंगा फंक्शन के सिटिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 बना ली। अब 3 जो ये फंक्शन है ये उस क्लास के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। सही है। अब आप इसमें कोई ना कोई वेरिएबल भी अगर बनाओगे तो वो क्लास के अंदर ही होंगे, उसी का पार्ट कहलाएंगे। ठीक है। अब उन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए आप कितने सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जिस तरह मैंने एग्जांपल ली थी होंडा सिविक का बना दूं, होंडा सिविक में उसका कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा? नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ इंजन कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी, ये सारे फंक्शन यूज करके मैं पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा होंडा सिविक का। इसी तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा लैंड क्रूजर का। इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा कोरोला का। जितने एस मैनी एस, जितनी आप चाहो उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार आपने लिख दिया, जस्ट अब ऑब्जेक्ट बनाओ और अपनी प्रोडक्ट डेवलप करते रहो जो जो आपने करनी है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने नेट से पहले से ही कॉपी करके रखी है सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम है जिसमें आप लोग अभी जो मेनली फोकस है, जो आज की क्लास में आप लोगों ने फोकस रखना है, वो क्या रखना है? आप क्लास किस तरीके से क्रिएट करोगे, आप उसमें फंक्शन किस तरीके से बनाओगे, आप उसमें पैरामीटर किस तरीके से पास करोगे, और उसके ऑब्जेक्ट किस तरीके से कॉल कर सकते हो। आज का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपने क्या चीज़ स्टडी करनी है। अच्छा, क्लास बनाएंगे हम तो उसके लिए हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं, CLASS। ठीक है, क्लास। ठीक है, सब लोअर केस में आता है। मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, पाइथन जितनी भी चल रही है उसके जितने बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं वो सब के सब लोअर केस में है। तो हमने क्लास लिखा। अब क्लास रिप्रेजेंट करता है कि मैं यहाँ कोई क्लास बनाने जा रहा हूँ, तो क्लास का कोई ना कोई नाम देते हैं हम। तो मैंने क्लास का नाम दे दिया एम्प्लॉय। सही है, एम्प्लॉय मेरी क्लास है, क्लास का नाम हो गया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड आपके जहन में कोई ना कोई ब्लूप्रिंट होगा कि यार एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकती है। उसकी डिटेल में पूछूंगा, उसकी डोमेन पूछूंगा, किस डोमेन का एम्प्लॉय है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, या किस डिपार्टमेंट के लिए है। तो जितनी आपको लगेगी यार ये चीज़ें हो सकती हैं एम्प्लॉय के लिए डिटेल लेना, तो आप उतने सारे फंक्शन उसके एट्रीब्यूट्स बना दोगे उस क्लास के अंदर। ठीक है, जिस तरह मैंने कार की एग्जाम्पल दी थी, अगर आप कार की बनाना चाहोगे तो कार लिख के कार के फंक्शन बना दो। यहाँ पे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के फंक्शन बना दो। अब इससे जितने चाहो आप एम्प्लॉय बना लेना, ऑब्जेक्ट बना बना दो। ठीक है, अभी हम सिर्फ समझते हैं। मैंने क्लास बनाई, क्लास का एक नाम दे दिया एम्प्लॉय। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय का ई कैपिटल है ये मैं खुद नाम दे रहा हूँ इसलिए मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये कोई बिल्ट इन नाम नहीं है कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय होगा। क्लास का जो भी नाम दे सकूँ मैं दे सकता हूँ। किस तरीके से देते हैं? नॉर्मली हम नॉर्मली इसमें सिंगल नेम देते हैं, कोई स्पेशल करेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करते नॉर्मली। लेकिन अगर आप जिस तरह वेरिएबल क्रिएट करते हो उस तरीके से क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। सेम वही पैटर्न होगा जिस तरह आप वेरिएबल क्रिएट होते हो, लेकिन नॉर्मली क्लासेस हम सिंगल नेम ही रखते हैं। अगर आपको थोड़ा बढ़ा के रखना है तो अंडरस्कोर लगा के आप आगे नाम कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्पेस वगैरह इसमें भी नहीं होते। जो डिटेल वेरिएबल्स के लिए वही डिटेल क्लास के नाम देने के लिए भी। हमने बनाया पहले क्लास, क्लास के आगे लिखा एम्प्लॉय, जिसकी भी क्लास बना उसके बाद कॉलन। अब कॉलन के बाद उसकी बॉडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब उसकी जब बॉडी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट यहाँ पे।
अभी ऊपर वाली लाइन का फोकस मत करिएगा, अभी इसी की तरह एक क्लास बनाई एम्प्लॉय की, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया शो डिटेल का। अच्छा, ये जब भी हम क्लास के अंदर कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे ना, उसका पहला पैरामीटर जो भी आएगा, पहला आर्गुमेंट के लिए पहला पैरामीटर, पैरामीटर कहेंगे हम इसको, तो वो सेल्फ आता है बाय डिफॉल्ट। मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई और भी बना दूँ फंक्शन, फॉर एग्जांपल डेफ एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा देखें सेल्फ खुद ब खुद लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम इज सैयद शकीब, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया एम्प्लॉय नेम का, सेल्फ बाय डिफॉल्ट आया है, और उसके अंदर मैंने जाके सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी नेम इज सैयद शकीब। सेल्फ करता क्या है? सेल्फ आपकी क्लास के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन है। अब सेल्फ यूज करते हुए हम क्लास के मेंबर्स, मतलब क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे कल के बताऊंगा, जब मैं इसको अनकमेंट करूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं ये वाला फंक्शन भी कमेंट कर देता हूँ जो कि पहले से हुआ हुआ था, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब मुझे बताएं इस क्लास में कितने फंक्शन बने हुए हैं जो अभी एक्टिव है? जो एक ही है सर, एक ही बना हुआ है। एक ही है सर। सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक क्लास बनाई मैंने एम्प्लॉय की, उसमें एक फंक्शन बना दी एम्प्लॉय नेम, और उसमें मैंने डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी। अब ये क्लास समझो कंप्लीट हो गई, क्लास की मैंने सारी वर्किंग कर दी। इस मेरे हिसाब से इसमें एक फंक्शन बन रहा था तो मैंने इसका एक फंक्शन बना दी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये क्लास तो बन गई, अब क्लास को हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब क्लास को हम एक्सेस करते हैं उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। क्लास में जितनी भी चीज़ें हैं डायरेक्टली क्लास कॉल नहीं हो सकती, क्लास को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के जरिए ही कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स वेरिएबल, एक वेरिएबल में आप क्लास कॉल करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कॉल कर लोगे, या उसके पैरामीटर्स है तो पैरामीटर पास कर दोगे, अगर पैरामीटर्स नहीं है तो आप जो फंक्शन यूज़ करना चाहो वो आप फंक्शन यूज़ करोगे। तो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का नाम है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय एक ब्रॉड, एक जनरल टर्म है, आपके पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ हर एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से, फॉर एग्जांपल शकीब, मुझे पता है शकीब मेरा एक एम्प्लॉय है, तो मैंने शकीब दे दिया वेरिएबल का नाम और आगे अपनी एम्प्लॉय की क्लास कॉल कर ली, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट में ये क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया शकीब के नाम से, ठीक है। या हम इसको, आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज होंगे, मैं लिख देता हूँ EMP1, मतलब एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें एम्प्लॉय की क्लास आ गई। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं पब्लिक, और जितने भी फंक्शंस हैं वो सब मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे इसका फंक्शन यूज़ करना है ये एम्प्लॉय ने, अगर मैं इसको भी चलाऊंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट, सही है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला फंक्शन चलाना है, तो मैं क्या लिखूंगा नीचे आके EMP1 डॉट एम्प्लॉय नेम। अब ये मुझे आउटपुट दे देगा जो भी उस फंक्शन में आ रहा है। देखें नेम इज सैयद शकीब, देख रहे हैं आप लोग गाइस? जी सर। अब मैं चाहूँ या मेरे पास एक और एम्प्लॉय है तो मैं क्या करूँगा, एक और ऑब्जेक्ट बना दूंगा EMP2। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाना है, मतलब ये नहीं सेम ही नाम के ऑब्जेक्ट बनाते रहना। एम्प्लॉय, अब ये दूसरा एम्प्लॉय, अब इसके साथ भी मुझे कॉल करना है तो मैं EMP2 एम्प्लॉय नेम कर दूंगा, तो इसके साथ भी वो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब मैं जितने चाहूँ, इसको आप उसी तरीके समझे, मैंने कार की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले बनाया होंडा सिविक, तो होंडा सिविक से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करनी मैं वहाँ कॉल लूँगा। फिर मैंने लैंड क्रूजर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उससे रिलेटेड जितने फंक्शन मुझे यूज़ करने हैं वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से जितने ऑब्जेक्ट चाहूँ मैं बना सकता हूँ एक क्लास के। यहाँ तक बात क्लियर है? ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से बनाएंगे गाइस? जस्ट लाइक आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है और वेरिएबल के आगे इक्वल टू के बाद आपने उस क्लास को जी सर। क्लियर है। जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो ये EMP1 ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्लॉय क्लास का, EMP2 भी ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्लॉय क्लास का। इस तरह आप चाहो EMP3, EMP4, EMP5 जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहो एक क्लास के बना सकते हो। हर ऑब्जेक्ट डिफरेंटली बिहेव करेगा, डिफरेंटली कॉल होगा,
हर ऑब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग मेथड भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की क्लास में 10 मेथड है, मेथड से मुराद फंक्शन है, सही है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की क्लास में 10 फंक्शन बने हुए हैं। अब मुझे एम्प्लॉय 1 के लिए सिर्फ एक फंक्शन यूज़ करना है तो मैं जस्ट एक यूज़ करूंगा। एम्प्लॉय 2 के लिए मुझे 4 यूज़ करने तो मैं 4 यूज़ करूंगा। इसी तरह emp2 डॉट फंक्शन का नाम, फिर emp2 डॉट दूसरे फंक्शन का नाम, फिर emp2 डॉट तीसरे फंक्शन का नाम। जितनी चीज़ें मैं यूज़ करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह आप जितने एम्प्लॉय बनाओ, हर एम्प्लॉय में किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उतनी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जी सर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, क्लास हमने कैसे बनाई ये मैंने आपको बता दिया। क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाए, जिस तरह फंक्शन बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए उसकी फंक्शन किस तरीके से कॉल करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इन तीनों चीजें में किसी को कोई कंफ्यूजन कि क्लास किस तरीके से बनाते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, अभी आप लोग ये देखें, ये जो क्लास थी ये विदाउट पैरामीटर थी, मतलब इस क्लास में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं इसके आर्गूमेंट पास करूं। ये इंडिपेंडेंट थी, ये डिपेंडेंट नहीं थी किसी वेरिएबल्स पे, पैरामीटर्स या नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं थी। ये सिंपल क्लास थी और इसमें किसी किस्म के पैरामीटर्स पास नहीं थे। इसलिए यहाँ पे देखें, जब भी हमने एम्प्लॉय की क्लास कॉल करी कोई पास नहीं करा, कोई वैल्यू पास नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके आगे, सही है। अब हमारे पास आता है ऐसा सिनेरियो कि जो रियल ऑब्जेक्ट पे हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो हम क्लास बनाते हैं नॉर्मली डिपेंड करते हैं पैरामीटर्स पे, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ पे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ भेजनी पड़ती है। तो इसी तरीके से मैं इसको दोबारा रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है। अब अगर आपको कोई क्लास बनानी हो, क्लास में पैरामीटर पास करने हैं, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर। आप डायरेक्टली जिस तरह हम फंक्शन में यहाँ ब्रैकेट लगा के पैरामीटर बना देते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से नहीं कर सकता, सही है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आप क्लास का नाम दोगे, क्लास के बॉडी के अंदर आके कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिसको हम कहते हैं स्पेशल फंक्शन, डबल अंडर स्कोर INIT डबल अंडर स्कोर, ये इसका सेंटेक्स है। इसको यूज करोगे, इसको पता चल जाता है कि ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, सही है। सर ये एक से ज्यादा बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर या एक ही बनेगा? देखिए एक ही जी सर। बनाइए, फिर क्लास को पता कैसे चलेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना है। ओके सर। ये हर एक क्लास का एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, और आप उसमें जितने पैरामीटर देना चाहो दे सकते हो, जितने चाहो उतने दे सकते हो। जिस तरह आप फंक्शन में पैरामीटर पास करते हो, इसी तरह इस क्लास के अगर आपको पैरामीटर पास करने तो आपको सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर सेल्फ आएगा, इसको आप छेड़ोगे नहीं, बाय डिफॉल्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में अगर आप आ रहे हो तो ये सेल्फ पैरामीटर बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। अगर आप इसको मिटा के खुद से कोई सेल्फ वाला नाम देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे जो भी पैरामीटर आएगा क्लास के अंदर वाले फंक्शंस में वो आपका सेल्फ पैरामीटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ए लिख दूँ तो देखें ए का कलर भी पर्पल हो गया, देख रहे हैं आप। तो अब ये कंसिडर कर रहा है ए मेरा सेल्फ पैरामीटर है। आप चाहो कोई और भी नाम दे सकते हो, लेकिन बेहतर यही है जो चल रहा है डिफॉल्ट उसी को रहने दो, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और आपके बाद आपका जो कोड रीड कर रहा है वो भी कंफ्यूज ना हो। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। तो सबसे पहले लिखता हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हम डेफ से ही बनाते हैं, तो डेफ लिखा, स्पेस दिया, डबल अंडर स्कोर INIT डबल अंडर स्कोर। इसके जो स्ट्रक्चर है वो ये, क्लास बनाने के साथ ही सबसे पहले आप उसका कंस्ट्रक्टर बनाते हो, सही है, अगर उसमें पैरामीटर है। अगर पैरामीटर नहीं है उस क्लास के कोई, जैसे हमने इससे पहले क्लास बनाई थी उसमें पैरामीटर नहीं थी तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सेल्फ पैरामीटर आएगा, उसके बाद आपने जितने पैरामीटर देना है एडिशनली वो दे दो। हम एम्प्लॉय की क्लास बना रहे तो हमने नॉर्मली 2 दिए हुए, एक दिया हुआ नेम और एक दिया हुआ सैलरी। उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, कॉलन लगा, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो गई इसकी।
यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? इस लाइन में कोई मसला किसी को जो मैंने हाईलाइट की है? नो सर, नो सर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर आपके ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करवाता है, प्रिपेयर करवाता है उसको चलने के लिए। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करता है कि उसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब प्रिपेयर क्या करता है? अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस क्लास का। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय 1, तो ये ऑटोमेटिक इसी लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं या ना बनाऊं, समझिए मेरी वर्ड्स समझ लीजिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर बनाऊं या ना बनाऊं, बनाने से मुराद है यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ मतलब मैंने बना दिया, अगर ये मैं कोड नहीं लिखूं मतलब मैंने नहीं बनाया, तो यही समझेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर बनाऊं या ना बनाऊं, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ तो बना हुआ समझ में आता है सर हमने बनाया हुआ तो चल रहा है, लेकिन जब हम नहीं बना रहे तो उसका क्या सिनेरियो? देखें, बाय डिफॉल्ट ये खाली पाइथन में ही नहीं दूसरी लैंग्वेजेस में भी जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर का यही कॉन्सेप्ट है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर उसमें पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स के साथ बनता है, अगर पैरामीटर्स नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। बाय डिफॉल्ट मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने बनाया था विदाउट कंस्ट्रक्टर, तो उसमें भी उसने एम्प्टी, जैसे ही मैंने उसको एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑटोमेटिकली उसने उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया था। आपको दिखेगा नहीं लेकिन कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया था, उसकी ही वजह से आपका ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है। यहां तक बात क्लियर है गाइस? हेलो, क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पैरामीटर पास करें तो इसलिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको स्पेशल फंक्शंस भी कहता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैंने उसमें 2 पैरामीटर दिए, नेम और सैलरी। अब जब मैंने पैरामीटर दे दिए तो इस पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवाना है क्लास के पैरामीटर्स के साथ, मतलब क्लास के सेल्फ के पैरामीटर के साथ, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूं। तो ये जो मैंने लिखा सेल्फ, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेल्फ डॉट, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल XYZ दे दो, ठीक है। और यहाँ भी दे दो ABC, फॉर एग्जाम्पल ABC। अब ये जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ें कर रहे हैं, ये सेल्फ लिखने के बाद ये हम क्लास के एट्रीब्यूट्स, ये लिखा है ना एट्रीब्यूट्स, क्लास के एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं कि कोई भी पूरी क्लास में जितने भी फंक्शन बन जाए वो अगर क्लास के एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना चाहें तो वो इस नेम से एक्सेस करेंगे जो सेल्फ के साथ लिखा हुआ है। सेल्फ डॉट XYZ, सेल्फ डॉट ABC, जो भी मैं नाम दूंगा सेल्फ के साथ वो उससे एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू है नेम, ये जो नेम लिखा है इक्वल टू के बाद वो ये वाला है, जो यहाँ पे आएगी वैल्यू वो इस जगह पे आ जाएगी इक्वल टू के बाद, यहाँ पे नहीं आएगी। ये तो ये एक पूरा कंबाइंड नेम बना है, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वल टू है ये मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ मैं सेल्फ डॉट नेम यूज़ करूँगा आप उसमें नेम की वैल्यू दे देना जो भी इस पैरामीटर में आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ सेल्फ डॉट सैलरी, हम रेलिवेंट नेम देते ताकि हमें पता भी हो। सेल्फ डॉट सैलरी में कौन सी वैल्यू दे देना? वो वैल्यू जो कि सैलरी वाले पैरामीटर में आएगी, ठीक है। तो वो इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ तक कंस्ट्रक्टर का काम समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स भी क्रिएट कर दिए और उन पैरामीटर्स को क्लास के उसके साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, सही है गाइस? जी सर। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाना है डेफ शो डिटेल्स और यहाँ लिखा सेल्फ, सही है।
अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय, अब जैसे एम्प्लॉय का नाम है, अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग नाम लेके आएगा, तो जो भी मैं नाम दूंगा वो सेल्फ डॉट नेम में जाके सेव हो जाएगा। तो इस क्लास के किसी भी फंक्शन में मुझे इस नेम की वैल्यू चाहिए तो मुझे वहाँ लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम। तो देखें इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम, और सैलरी में भी मैंने बता दिया सेल्फ डॉट सैलरी। ठीक है, तो जो भी वैल्यू मैं ऑब्जेक्ट में पास करूंगा वो इस फंक्शन में ऑटोमेटिकली आके डिस्प्ले हो जाएगी मुझे। किस तरीके से, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया emp1 के नाम से, उसमें अपनी क्लास बनाई। अब क्लास में कंस्ट्रक्टर था तो इसलिए मुझे इसके राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यूज देनी पड़ी। ठीक है, पहला पैरामीटर है नेम, तो नेम की वैल्यू आ गई एलिस। दूसरा पैरामीटर है सैलरी, सैलरी की वैल्यू आ गई 50,000। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका फंक्शन कॉल कर लिया, कौन सा, शो डिटेल्स, एम्प्लॉय1 शो डिटेल्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें मेरे पास आ रहा है एम्प्लॉय नेम में एलिस और सैलरी आ रही है इसकी 50,000। यहाँ तक समझ में आया थोड़ा कॉन्सेप्ट? जी सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को भी? एनी कंफ्यूजन किसी को भी? शाहिद, यासीन, फुरकान, वाजिद? नो सर। नो सर। सर। ओके, अब जैसे ये काम हो गया, एक क्लास बन गई एम्प्लॉय की, अब इसमें मेरे पास 10-20 एम्प्लॉय हैं, तो क्या 10-20 एम्प्लॉय के लिए मुझे बार बार लिखना पड़ेगा कोड? नहीं, एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, एम्प्लॉय 2 इक्वल टू एम्प्लॉय क्लास लिखी, इसमें 2 पैरामीटर पास करना है, पहले में नेम, तो इसमें मैंने पहला नाम दे दिया शकीब और दूसरे की मैंने सैलरी दे दी फॉर एग्जांपल 25,000। ठीक है, अब ये मैं चलाता हूँ, अभी भी एलिस और सैलरी आ रहा है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर दिया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो मैंने नहीं बताया। सही है, अब मैं बोल देता हूँ शो डिटेल चला दो, एम्प्लॉय2 डॉट शो डिटेल। ये देखें अब एम्प्लॉय 2 में शकीब आ रहा है और उसकी सैलरी आ रही है, एम्प्लॉय 1 में एलिस आ रहा है तो उसकी सैलरी आ रही है। अब यहाँ आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना लें, हर ऑब्जेक्ट में उसका नाम अलग, सैलरी अलग, तो हर आपके एम्प्लॉय के सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे विद नेम एंड सैलरी। समझ में आया? कोई चीज मुश्किल लग रही है? जी सर। नो सर, इजी है। गाइस सब बता दें यहाँ तक सही, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे जा पाएंगे, वरना फिर आगे जाके आप कंफ्यूज होंगे ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से बन गया, वैल्यूज किस तरीके से पास कर दी सर ने, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्लियर है सर। मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ फॉर एग्जांपल, इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ, डिपार्टमेंट, प्रिंट एफ फंक्शन, इसमें मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। सही है, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। अच्छा ये मैंने पहले से ही दे दिया, पर मुझे इसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा क्लास में, तो मैं यहाँ पे आया कंस्ट्रक्टर में अपने, देखिए गौर से, कंस्ट्रक्टर में आके एक और पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट। सही है, और उसको फिर यहाँ इनिशियलाइज भी कराऊंगा सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट। सही है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। अब इस क्लास के 3 पैरामीटर होगा, तो अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट में पैरामीटर डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल IT, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ H, कॉमा लगा के HR। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ देखें अभी सिर्फ नेम और सैलरी ही आ रही है, अभी डिपार्टमेंट वाला आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मैंने दूसरे फंक्शन में बनाया डिपार्टमेंट, इसी फंक्शन में ऐड नहीं करा मैंने, डिपार्टमेंट का एक अलग फंक्शन बनाया। तो अब आप चाहे इस एम्प्लॉय 1 का डिपार्टमेंट देखना या एम्प्लॉय 2 का,
तो आपको वहाँ लिखना, फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्लॉय 2 का डिपार्टमेंट देखना है, तो मैं एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट लिखूंगा डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो अब मुझे सिर्फ एम्प्लॉय 2 का डिपार्टमेंट दिखेगा, 1 का नहीं। तो देखें इसका जो मुझे दिख रहा है डिपार्टमेंट वो HR दिख रहा है, IT वाला नहीं दिख रहा। अगर मुझे उसका एम्प्लॉय 1 का भी चाहिए तो मैं एम्प्लॉय 1 के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करूँगा, एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो अब उसका भी डिपार्टमेंट मुझे दिख जाएगा। तो देखें उसका डिपार्टमेंट मुझे IT दिख रहा है और यहाँ HR। समझ में आएगा इस? जी सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। इसमें बस ये हो गया, अब आपको जितने पैरामीटर्स देने आप देते रहो, उन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कराओ। जिस फंक्शन में जो पैरामीटर, जैसे ऊपर वाले में मैंने सिर्फ 2 यूज़ करे हैं, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट सैलरी, तो यहाँ पे ये आ गए। और ये सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट मैंने अलग फंक्शन में कॉल करा तो ये आ गया। इस तरीके से आप जितने बनाना चाहो पैरामीटर्स उतने दे सकते हो, जितने फंक्शन बनाना चाहो फंक्शन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है एक ही फंक्शन में आप तीनों पैरामीटर यूज़ कर लो, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप किसी में 1 यूज़ करो, किसी में 2 यूज़ कर लो, किसी में 3 यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 यूज़ करे हैं, यहाँ पे मैंने 1 यूज़ करा है, कोई मैं एक और बना दूँ उसमें मैं तीनों एक साथ यूज़ कर लूँ। तो वो अपने मर्जी है जिसको जो। अगर आपने किसी एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट देखना है तो उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के साथ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिख दो, तो उससे रेलिवेंट चीज़ें आ जाएंगी, डिपार्टमेंट पता चल जाएगा। अगर किसी का नहीं देखना तो आप नहीं कॉल करो, मर्जी है आपकी। समझ रहे हो? अब ये अगर मुझे खुद से जी सर। बार लिखना पड़ता मैनुअली, यहाँ पे अलग नाम, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो मुझे बार बार ये फंक्शन बनाने पड़ते। अब क्या हो, डायनेमिक काम हो गया मेरा, बस ऑब्जेक्ट बनाऊं, वैल्यू दूं, ऑटोमेटिकली वो खुद चले जाएंगे अपने फंक्शन में। जिसका ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो वैल्यू है वो उसके हिसाब से उसके फंक्शन में चली जाएगी। एम्प्लॉय 1 में जो वैल्यू है वो इन फंक्शन में एम्प्लॉय 1 वाली वैल्यू चली आएगी। एम्प्लॉय 2 में जो वैल्यूज है वो इन फंक्शन में एम्प्लॉय 2 वाली वैल्यूज चली आएंगी। आप जितने चाहो उतने फंक्शंस बना सकते हो, पैरामीटर बना सकते हो, जितने चाहो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह मैं इसको और डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कल से हम देखेंगे बिफोर गोइंग टू इनहेरिटेंस, इसका एक और स्पेशल फंक्शन है STR, वो हम देखेंगे। फिर मैं इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको स्टार्ट करवाऊँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।